नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 14। ओके, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, बाइंडिंग इन सॉलिड के बारे में या फिर बॉन्डिंग इन सॉलिड के बारे में। तो हमने देखा था कि जो बॉन्डिंग इन सॉलिड या फिर जो सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं या फिर एटम होते हैं, उनके बीच क्या लगता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स लगता है। और उस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और रिपल्शन के साथ कुछ एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी होती है। और उस पोटेंशियल एनर्जी का नेचर कैसा होता है, ऐसा हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग या फिर किसी भी सॉलिड के अंदर किस किस टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर के लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था, किसी भी हमारे पास सॉलिड है या फिर जो क्रिस्टल है उसके अंदर क्या क्या बॉन्डिंग पॉसिबल है। उसके अंदर एक बॉन्ड होता है, कौन सा, आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है मेटेलिक बॉन्ड, और दो और बॉन्ड होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है क्या, वॉन्डर वॉल बॉन्ड होते हैं, फिर वॉन्डर वॉल फोर्स होते हैं। ठीक है, मतलब उन्हीं बॉन्ड में से एक जो बॉन्ड है हमारा, कौन सा वाला, आयनिक बॉन्ड, उसको आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे हम, सारे बॉन्ड को एक वीडियो में भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन वो वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो आप बोर ना हो और आपका समझ में भी आ जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग बॉन्ड को अलग अलग वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, आयनिक बॉन्ड। ना आयनिक बॉन्ड कोई आपके लिए नया टॉपिक नहीं है, आप बचपन में भी पढ़ते थे आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आपके टीचर आपसे कहते थे कि जब कोई दो आयन या फिर दो अपोजिट आयन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते थे आपके टीचर, किन्हीं दो अपोजिट आयन के बीच या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन के बीच जो बॉन्डिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन दरअसल जैसे हम हायर क्लास में आए तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, एक इलेक्ट्रॉन के एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर के कारण जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये हम कब बोलते हैं, जब हम थोड़ा हायर क्लास में आ जाते हैं या बीएससी में आ जाते हैं, 11th-12th में होते हैं, तब वहाँ हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब एक एटम से कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है तब जो बॉन्ड बनता है या फिर तब जो बॉन्डिंग बनती है या फिर जो इंट्रैक्शन होता है या फिर तब जो इंटर एटॉमिक फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास दो एटम है, पहले एक जनरल केस लेने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास क्या है, दो एटम है। मैंने अज्यूम कर लिया एक एटम ए है और दूसरा एटम क्या है, मेरे पास बी है। इस तरीके से एक या एटम है क्या, ए है, और दूसरा एटम मैंने अज्यूम कर लिया ये क्या है, बी है। अब दो एटम है, एक एटम ए और एक एटम बी है ना। अब देखो इनिशियल स्टेट में जो एटम होता है वो कैसा होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। हम जानते हैं ना, किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जो प्रोटॉन पे, एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उतना ही पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है, एक प्रोटॉन में होता है, यानी प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी किसी भी एटम के अंदर जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो हम बोलते हैं कि जो हमारा एटम होता है वो कैसा होता है, एक्चुअल में न्यूट्रल होता है, यानी उसके बाद कोई भी चार्ज नहीं होता है। इनिशियली मैंने अज्यूम कर लिया मेरे पास दो एटम है, एक एटम क्या है मेरे पास, ए है, और एक एटम क्या है मेरे पास, बी है। नाउ इस एटम बी के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी है, ये चाहता है कि मैं अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दूं। क्या कर दूं, अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दूं। कौन, ये एटम बी की टेंडेंसी है। और इस एटम ए की टेंडेंसी है, ये चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं। अभी हम डिस्कस करेंगे ऐसी इनके अंदर टेंडेंसी क्यों होती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं ये एटम बी क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, और ये एटम ए क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले रहा है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो देखो जैसे ये एटम बी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान करेगा। क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान करेगा, तो उस पर क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये एटम बी पूरा का पूरा कैसा बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। इसलिए हम बोलेंगे कि जो एटम बी है वो कैसा हो गया है, पॉजिटिव चार्ज हो गया है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और जो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला ये किसने एक्सेप्ट कर लिया, इस ए ने एक्सेप्ट कर लिया, या फिर सॉरी
सॉरी, इस ए ने क्या कर लिया, अपनी ओर ले लिया, फिर अपने में ले लिया, यानी इसके अंदर क्या टेंडेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। जैसे ही ये एटम ए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एटम कैसा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। नाउ अब इन दो एटम के बीच क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और इस एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से इन दोनों के बीच क्या लगता है, एक इंटरेक्शन लगेगा। और ऑब्वियसली बात है, कौन सा इंटरेक्शन होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ओके क्या लगेगा, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, या बोल सकते हैं सिंपल सा एक इंटरेक्शन लगेगा, या बोल सकते हैं हम क्या बनेगा, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा। और इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोल देते हैं हम, आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, हम सिंपल भाषा में समझेंगे तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन के एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनता है या फिर जो इंटरेक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। नाउ अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है वो कैसा हो जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो कैसा हो जा रहा है, खुद नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। रीजन हम पढ़ चुके हैं। अब जो यहाँ पर ये जो आयन बना, इसे हम क्या बोलते हैं, आयन, इसे भी हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। लेकिन ये कैसा आयन हुआ, पॉजिटिव आयन हुआ, और ये कैसा आयन हुआ, नेगेटिव आयन हुआ। ठीक है, इनका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, पॉजिटिव आयन, और ये क्या है मेरे पास, नेगेटिव आयन है। नाउ अब हमने क्या बनाना है, क्रिस्टल बनाना है। तो क्रिस्टल में सिर्फ दो एटम तो होंगे नहीं, हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम होंगे, यानी बहुत सारे एटम होंगे। ठीक है, तो यानी मेरे पास कुछ बहुत सारे नंबर ऑफ क्या होगा, बी होगा, और बहुत सारे नंबर ऑफ क्या होगा, ए होगा। यानी ए एटम भी होगा मेरे पास बहुत अधिक संख्या में, और बी एटम भी होगा क्या मेरे पास बहुत अधिक संख्या में, और वो सारे के सारे एटम एक इलेक्ट्रॉन दान करके और एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएंगे, इस तरीके से अपनी उनके बीच क्या बनेगी, आयनिक बॉन्ड बनेगी, और उससे क्या बनेगा, एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा तब ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन इस तरीके से अरेंज होंगे कि सेम चार्ज के भी लगने वाला रिपल्शन का फोर्स ओवरकम या क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा किसको, अपोजिट चार्ज के भी लगने वाले अट्रैक्शन के फोर्स को। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, देखो जब ये आयन बनेंगे ना, आयन बनने के बाद क्या होंगे, ये अरेंज होंगे, और अरेंज होकर क्या बनाएंगे, एक क्रिस्टल बनाएंगे। और जब एक क्रिस्टल बनाएंगे तो इनका जो अरेंजमेंट होगा वो नेचर करेगा अरेंजमेंट। ठीक है, ये अपने आप इस तरीके से अरेंज होंगे कि सेम चार्ज के बीच लगने वाला जो रिपल्शन का फोर्स है वो बैलेंस कर देगा किसको, जो अपोजिट चार्ज के बीच लगने वाले अट्रैक्शन के फोर्स को। ठीक है, ये लाइन आप लिख लेना। ठीक है, समझ में आई लाइन क्या बोला, एक बार और बोल दूं, चलो सुन लो दोबारा। क्या बोला मैंने, जब ये आयन मिलकर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलकर एक क्रिस्टल बनाएंगे, तो जब क्रिस्टल बनाएंगे तब वहां पर नेगेटिव आयन भी होंगे और पॉजिटिव आयन भी होंगे। तो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन जो अपोजिट चार्ज होंगे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जो अरेंजमेंट होगा इन आयंस का या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, वो इस तरीके से होगा कि जो एटम में या फिर जो क्रिस्टल में जो नेट रिपल्सिव फोर्स होगा वो बैलेंस कर देगा किसको, नेट अट्रैक्टिव फोर्स को। ठीक है, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर हुई बात। ओके, नाउ अज्यूम कर लिया कि मेरे पास कुछ इस टाइप का क्रिस्टल मुझे देखने को मिला। ये चीज क्या है मेरे पास, ये ए नेगेटिव आयन है, इसके इधर पर एक ये मेरे पास बी पॉजिटिव इधर, और एक बी पॉजिटिव इधर, और एक बी पॉजिटिव इधर, और एक बी पॉजिटिव इधर, फिर यहाँ पर एक ए नेगेटिव इस तरीके से, और यहाँ पर ए नेगेटिव इस तरीके से, और ये ए नेगेटिव यहाँ पर इस तरीके से, एक ए नेगेटिव और यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अरेंज होंगे, और नेट रिपल्सिव फोर्स बैलेंस कर देगा किसको, नेट अट्रैक्टिव फोर्स को। ठीक है, ये तो 2 डायमेंशन में हुआ। ऐसे ही अरेंजमेंट आपकी ओर होगा और ऐसे ही अरेंजमेंट पीछे की ओर होगा। ठीक है, तो ये क्या बनाया, इन आयन ने मिलकर एक क्रिस्टल बनाया, और इस टाइप के क्रिस्टल को हम क्या बोल देते हैं, आयोनिक क्रिस्टल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आयोनिक क्रिस्टल। तो ये चीज क्या है मेरे पास, यहाँ पर आयोनिक क्रिस्टल है। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये क्या हो गया, हमारे पास बेसिक लर्निंग हो गई किसकी, आयनिक बॉन्ड की। नाउ अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या था कि इस बी एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दान क्यों कर दिया भाई, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि इस ए एटम ने एक इलेक्ट्रॉन क्यों ले लिया।
तो इसका आंसर मिलता है कि हम जितने भी हम साइंस के स्टूडेंट हैं उनके घर में एक चीज़ जरूर होती है, वो होती है क्या? पीरियोडिक टेबल। चाहे वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो या फिर फिजिक्स का स्टूडेंट हो, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स का, अगर वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से कोई भी पढ़ता है तो उसके घर में आपको पीरियोडिक टेबल देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्यों इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया और इसने क्यों इलेक्ट्रॉन ले लिया, या बोल सकते हैं इन दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों हुआ, इसका आंसर कहाँ मिलता है? हमको पीरियोडिक टेबल में मिलता है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ पीरियोडिक टेबल के पास। तो मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, आई होप आपके पास भी क्या होगी? पीरियोडिक टेबल होगी। ओके, जिस जिसको पीरियोडिक टेबल याद थी अपने क्लास के दिनों में, जब आप छोटे बच्चे थे या फिर 11th में थे या फिर 9th 10th में थे, जिस चीज़ को याद थी वो नीचे कमेंट करें। ठीक है, ओके, देखो इसका आंसर देखते हैं। अगर मैं इस पीरियोडिक टेबल में लास्ट वाले कॉलम को देखूं, किसको देखूं? लास्ट वाले कॉलम को। हम सब जानते हैं इस लास्ट कॉलम में क्या होते हैं? नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेनॉन। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पर? एक क्या है? आर्गन है। ठीक है, पहला क्या है? सॉरी, एक क्या है? नियोन है मेरे पास। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे पास? 10 होता है। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे पास? ऑर्गन है। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। एक क्या है मेरे पास? क्रिप्टन है। क्रिप्टन का नाम 36 होता है। एक क्या है मेरे पास? जेनॉन है। जेनॉन का कितना होता है? 54 होता है। एक क्या है मेरे पास यहाँ पर? रेनॉन है। रेनॉन कितना होता है? 86 होता है। ठीक है, इसे समझने के लिए इन तीनों से काम चल जाएगा। ओके ना, अब देखो, अगर मैं इन तीनों को देखूं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं। क्यों हम इनको इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं? इसका आंसर भी आप जानते हो, क्योंकि ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। यानी ये कैसे होते हैं? मोस्ट स्टेबल होते हैं, यानी रिएक्ट कर ही नहीं रहे, इसका मतलब है क्या है? स्टेबल हैं। ठीक है, तो ये जो एटम, ये जो एलिमेंट है यहाँ पर, या फिर जो इनर्ट एलिमेंट हैं, ये कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। और जो इनके आसपास के जो एलिमेंट है ना, जैसे यहाँ पर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पर ऑर्गन के आसपास एक एलिमेंट देखूं, वो क्या है मेरे पास? क्लोरीन है। ठीक है, और क्या है मेरे पास यहाँ पर? एक पोटेशियम है, सोडियम है। ये क्या है? इन इनर्ट गैस के आसपास वाले एलिमेंट है। तो इनकी एक ख्वाहिश रहती है, जैसे क्या होता है ना, हमारे इंडिया में बड़ा होता है कि अगर हमारे पड़ोसी का जो लड़का है वो जॉब में लग गया, तो हमारे पिताजी लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटा भी कहाँ लग जाए? जॉब में लग जाए, और क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। उसी तरीके से ये जो हमारे पास क्या है यहाँ पर? इनर्ट एलिमेंट है। तो जो इनर्ट एलिमेंट के आस पड़ोस वाले हैं वो तो स्टेबल नहीं है। जैसे ये क्लोरीन स्टेबल नहीं होता है, तो ये क्लोरीन चाहेगा कि वो कुछ ऐसा करे कि वो कैसा बन जाए? ऑर्गन के जैसा बन जाए, क्योंकि क्लोरीन में कितना होता है? एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसका कितना होता है? 18। तो वो कुछ चाहेगा कि उसका एटॉमिक नंबर भी कैसा बन जाए? ऑर्गन के जैसा बन जाए, यानी 18 बन जाए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है? सोडियम। तो सोडियम चाहेगा, सोडियम कितना होता है? 11, और इसके पास कौन सा वाला है? नियोन है। ठीक है, नियोन में कितना होता है? 10, और सोडियम कितना होता है? 11। तो सोडियम की एक ख्वाहिश रहेगी कि वो कैसा बन जाए? नियोन के जैसा बन जाए। नियोन तो बन नहीं सकता, लेकिन वो चाहेगा कि मेरा कॉन्फिगरेशन, या फिर अच्छी भाषा में बोले, वो चाहेगा मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो हम हुन से लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, वो जो लिखते हैं वो किसके जैसा बन जाए? मेरे पास नियोन के जैसा बन जाए। ठीक है, यही जो ख्वाहिश होती है इनर्ट गैस के आसपास के एलिमेंट की, वही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, समझते हैं। देखो, एक बहुत ही सिंपलेस्ट आयन लेते हैं, कौन सा वाला? NaCl। ठीक है, तो हिंट डालिए, टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक क्रिस्टल NaCl। NaCl का एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, या बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड, दैट इज NaCl। NaCl के बीच जो बॉन्डिंग बनी, यानी Na यानी सोडियम और Cl के बीच की जो बॉन्डिंग बनी, उसे हम कौन सी बॉन्डिंग बनी? वो आयनिक बॉन्ड बनी। देखो, अगर मैं किसकी बात करता हूँ? Na की बात करता हूँ, तो Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास? 11 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, हाँ, Z यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 11 होता है। यहाँ से ऊपर लिख दिया, ध्यान रखना ये ऊपर नहीं होता, नीचे होता है, इधर लिखना है इसको। ठीक है, नीचे 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 Na। अब Na का कितना होता है बताओ, कैसे लिखोगे? अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर? 1s2 2s2 2p6 3s, कितना आगे देखो, ये मेरे पास 6 7 8 9 10 3s1। ठीक है, क्लियर हुआ। अब दूसरा क्या है यहाँ पर? Cl है। Cl कितना होता है? 17 Cl। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3p6। देखो कितना हो गया, ये 10 हो गया, 10 2 12 12 और 6, ओके सॉरी, कितना हो गया? 12 और 6
18 हो गया तो कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा। ओके, तो ठीक हो गया। देखो 2 2 4 और 6 10, 2 12, 12 और 5 17, यानी 1:2 2:2 2p6 3:2 3p5, 3p5 और यहाँ क्या है 3s1। और लास्ट वाले को देखो, अब इसकी बात करते हैं, किसकी, नियॉन की बात करते हैं। अगर नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो ये 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2p6। अगर मैं यहाँ पर किसका देखूँ, ऑर्गन का देखूँ तो इसका कितना हो जाएगा, देखो दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये क्या हो जाएगा 3p6 हो जाएगा ना। अब देखो ये 1s, ओके सही लिख दिया इधर पे। अब देखो एक बार इस NaCl को देखो, सॉरी इस Na को देखो, 11 सोडियम 11 और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, और यहाँ पे नियॉन 10 उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो। अब ये सोडियम क्या है, इस नियॉन का पड़ोसी है, क्योंकि इसका कितना है 11 है ना, 10 है और इसका कितना है 11 है, तो इसका मतलब एक ठीक नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट को कोने मेरे पास सोडियम है। तो ये सोडियम ये चाहेगा कि वो कैसा बन जाए, इन नियॉन के जैसा बन जाए, यानी कैसा बन जाए, स्टेबल बन जाए, इसकी लाइफ सेट हो जाए, यानी ऐसा ये चाहेगा। ठीक है, कौन, ये सोडियम। तो ये ऐसा, इसकी यही चाहत है कि ये कैसा बनना चाहेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनना चाहेगा। तो उस वजह से, इस चाहत की वजह से ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो कहाँ है 3s1 पर है उसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, s ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, तभी Na क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देगा। और देखो क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो ये कैसा बनेगा, खुद पॉजिटिव बनेगा, और ये क्या बनेगा, Na पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, Na पॉजिटिव, यानी Na पॉजिटिव आयन। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ अब तो क्या हो जाएगा, देखो 1s2 2s2 3p6 हो जाएगा, क्योंकि कितना है इसके बाद 10 बचे, अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 बचे, और एक किसके बराबर है, सेम लाइक नियॉन। ये क्या है मेरे पास, सेम एज नियॉन, सेम जो नियॉन है उसकी तरह है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ अब दूसरा क्या है मेरे पास, यहाँ पर क्लोरीन है, यानी 17 क्लोरीन है। एक बार आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो और एक बार इस ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो। देखो यहाँ कितना है लास्ट में, यहाँ तक तो सेम है, 3s2 तक क्या है, सेम है देखो, लेकिन लास्ट में यहाँ क्या है 3p6 और यहाँ क्या है 3p5 है। तो ये क्लोरीन की एक ख्वाहिश रहेगी वो किसकी तरह बन जाए, इस ऑर्गन की तरह बन जाए। इस ऑर्गन की तरह बनने के लिए इसे क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया था, दान किया था, वो क्या कर लेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, क्या कर देगा, इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, जहाँ कमी है, यानी कहाँ कमी है, p वाले कमी है, क्योंकि p में कितना 6 आ सकते हैं ना। देखो अगर p की बात करूँ, अगर मैं p ऑर्बिट की बात करता हूँ तो ऐसा होता है। तो कैसे फिल होते हैं, 1 2 3। अब मैं केमिस्ट्री में जाने लग गया थोड़ा बहुत, तो वहाँ से वापस आना फटाफट, तो इसे खत्म करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, पहले 5 थे तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो कहाँ फिल होगा, इधर फिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ नहीं जाते, केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, वापस फिजिक्स में आओ। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ और इस यहाँ से निकला, और एक क्लोरीन ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि किसकी तरह बनना चाह रहा था, इस ऑर्गन की तरह बनना चाह रहा था। तो और इसने एक्सेप्ट कर रखा है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा मेरे पास, यहाँ पर यहाँ मुझे मिलेगा, मुझे क्या Cl नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव। और इसका अब देखो, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, 1s2 2s2 ओके 1s2 2 3p नहीं है 2 है, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3p5 था पहले, अब क्या हो जाएगा 3p6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेम लाइक सेम एज क्या है मेरे पास, ऑर्गन, सेम एज ऑर्गन। सेम किसकी तरह है, ये ऑर्गन की तरह है। ठीक है, नाउ अब देखो इसने क्या क्या इलेक्ट्रॉन दिया और इसने क्या क्या इलेक्ट्रॉन लिया। अब ये क्या बना देंगे, इन दोनों के बीच क्या लगेगा, अब इंटरेक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और वही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, यानी वही क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, एक यहाँ पर बॉन्ड मिलेगा किसके बीच, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच, और कुछ इस तरीके से मेरे पास क्या मिलेगा, ये एक एलिमेंट मिलेगा NaCl। क्या मिला मुझे यहाँ पर, NaCl मिला। तो इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होंगे, और वो क्या होंगे, अरेंज होंगे। और कैसे अरेंज होंगे, कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे कि इन NaCl और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कि भाई लगने वाला जो रिपल्शन का फोर्स होगा वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच लगने वाले अट्रैक्शन के फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है किसका, रेडियस रेशियो रूल। हेड डालिए,
कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस रेशियो रूल, और उसके अकॉर्डिंग या फिर उस बेसिस पर हम समझा पाएंगे कि किसी एक Na पॉजिटिव आयन कितने Cl नेगेटिव आयन के साथ घिरेगा या किस तरीके का अरेंज होगा। सिंपल भाषा में बोलते हैं तो किस तरीके का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा, उसके लिए क्या है, एक सिंपल सा रेडियस रेशियो रूल है। ठीक है, तो रूल क्या है हमारे पास, रेडियस रेशियो रूल। इसे मिटा देता हूं मैं। तो देखो रूल का नाम क्या है, रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल। अब देखो रेडियस रेशियो रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो रूल, जो मेरे पास रेडियस रेशियो एक क्वांटिटी होती है, रेडियस रेशियो इज ए क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन। कैसे डिफाइन करते हैं, सॉरी एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा मेरे को। क्या होता है, हाँ, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, सही है, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन अपॉन या फिर रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन एंड रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। ठीक है, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन और रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो बोलते हैं। नाउ इन अवर केस हमारे पास क्या है, ऊपर क्या है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव है, तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ पे, इस केस में फॉर दिस क्रिस्टल या फिर फॉर दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल तो मेरे पास क्या होगा, रेडियस ऑफ क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव आयन, या फिर R फॉर रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव आयन। और आप जानते हो किसकी रेडियस ज़्यादा होगी, ठीक है, किसकी रेडियस ज़्यादा होगी, ये क्या है Cl नेगेटिव, ये क्या है मेरे पास Na पॉजिटिव, तो बड़ा कौन होगा साइज में, ऑब्वियसली बात है Cl होगा, क्योंकि Cl का कितना है, एटॉमिक नंबर 17 है, उसका कितना है 11 है, तो ये 17 बड़ा होगा ना उससे 11 से, ऑब्वियसली बात है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो बड़ा होगा, तो ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा। और इसकी जो वैल्यू निकल के आई, ठीक है, मेरे को याद है तो सीधे वैसे लिखते हैं ना, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जो वैल्यू निकल, इस रेशियो की जो वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आती है अबाउट 0.41 और 0.72 के बीच में, किसके बीच में, 0.41 और 0.72 के बीच में निकल के आती है। और जब भी एक रूल होता है, ध्यान सुनना, रूल क्या है, जब भी रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.41 और 0.72 के बीच में निकल के आती है, तब उस क्रिस्टल का, या बोल सकते हैं उस क्रिस्टल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। ठीक है, फॉर दिस कंडीशन जो हमारे पास रेडियस रेशियो अगर इन दोनों के बीच में आए, इन दोनों के बीच में लाई करे, यानी 0.41 और 0.72 के बीच में लाई करे, तब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल वो किसका होता है, मेरे पास 6 होता है। तब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल कितना होता है, 6 होता है। यानी जो मेरे पास NaCl क्रिस्टल है, सॉरी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्रिस्टल है, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, 6 होगा। और आप जानते हो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ कि कोई एक एटम कितने दूसरे एटम से घिरा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है जब हमने सॉलिड स्टेट इनिशियल में स्टार्ट की थी, कम से कम आज से 10 से 12 वीडियो पहले। ठीक है, हाँ वहीं होगा, देखना चेक कर लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर करके एक लेक्चर है हमारा, वहाँ चेक कर लेना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। वैसे क्या होता है आप सब जानते हो, बचपन में पढ़ते थे कि किसी एटम के चारों ओर कितने नंबर ऑफ एटम है, यानी क्लोजेस्ट कितने नंबर ऑफ एटम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। और अगर किसी क्रिस्टल के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। बड़ा सिंपल हुआ। इसका मतलब इस NaCl क्रिस्टल के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है। तो इसका मतलब एक Na पॉजिटिव आयन 6 Cl नेगेटिव आयन से घिरा होगा। सिमिलरली एक Cl नेगेटिव आयन 6 Na पॉजिटिव आयन से घिरा होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहां से क्या पता चला, अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक Cl नेगेटिव आयन है वो 6 Na पॉजिटिव आयन से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। और उसका उल्टा भी कि जो एक Na पॉजिटिव आयन है वो 6 Cl नेगेटिव आयन से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। नाउ अब उसकी 2 डायमेंशनल पिक्चर कैसे बना सकते हैं हम, कुछ तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसे मिटा देता हूं मैं, इसे रहने देते हैं। ओके, देखो आप भी बना सकते हो, आपने चित्र ये ऐसा वाला डायग्राम बहुत बार देखा होगा फिजिक्स की किताबों में। ठीक है, NaCl क्रिस्टल वाला, लेकिन हम एक साधारण सा क्रिस्टल बना रहे हैं, कोई उसकी अंदर ज्योमेट्री में नहीं जा रहे हैं, डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, तो सिंपल से दिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक Cl नेगेटिव आयन है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि Cl नेगेटिव आयन क्या है, बड़ा है। और ये क्या किससे घिरा हुआ है, 6 Na पॉजिटिव आयन से घिरा हुआ है।
कितने Na पॉजिटिव आयन, 6 Na पॉजिटिव आयन। एक मैंने ये एज्यूम कर लिया, एक ये और एक ये और एक ये, थोड़ा खूबसूरत दिखे ये, इसके लिए मैं रेड पेन का यूज़ कर लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा ये, वैसे इससे बनता कुछ नहीं है, आपको याद होना चाहिए, आप रेड से लिखो, ब्लू से लिखो, ग्रीन से लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या करें, थोड़ा लिख देते हैं। ओके, तो कितना है मेरे पास, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, तो एक Na पॉजिटिव, अब 6 बोल रहा हूँ मैं, अब 4 तो ये हो गए, अब एक आपकी ओर आएगा और एक पीछे की ओर आएगा, वो तो बना नहीं सकता मैं, तो 4 दिखा सकता हूँ यहाँ पर मैं। अब वो एज्यूम कर लो आप कि एक आगे की ओर है, यहाँ पर है एक, यहाँ पर, और एक कहाँ है, पीछे की ओर है। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब जो मेरे पास एक NaCl है वो भी, हाँ, जो एक Na है, Na पॉजिटिव है, वो भी 6Cl से क्या होगा, घिरा होगा। तो इस तरीके से बना दो इधर पे, ये बना दिया। ठीक है, ये ध्यान देना, ये जो Cl है ये इसके बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बना दिया, ये बनाया, ये बनाया, ये बना दिया। ठीक है, अब ये क्या है मेरे पास, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड दिस इज Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन होगा क्या, NaCl क्रिस्टल का। ये चीज़ क्या है मेरे पास, NaCl क्रिस्टल। ठीक, ध्यान देने योग्य बात क्या है, लिख लो नीचे से कि इन NaCl क्रिस्टल ईच NaCl नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाई 6, सॉरी क्या बोला मैंने, इन NaCl क्रिस्टल ईच Cl नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाई 6 Na पॉजिटिव आयन एंड सिमिलरली ईच Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाई 6 Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, क्लियर हुई बात। ओके, तो ये तो क्या हो गया मेरे पास, एक एग्जाम्पल होगा किसका, आयनिक बॉन्ड का ना। अब बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड कितना मजबूत होता है, तो उसके लिए हम किसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी का। तो बाइंडिंग एनर्जी आप सब लोग जानते हो, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए, या फिर अज्यूम कर लिया ये क्या है, NaCl। ठीक है, NaCl के बीच कौन सा बॉन्ड लग रहा है, Na और Cl के बीच आयनिक बॉन्ड लग रहा है। तो इस NaCl और Na पॉजिटिव आयन को अलग करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड की बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। और ये देखा गया है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयनिक आयन, सॉरी आयनिक बॉन्ड, क्या, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयोनिक बॉन्ड जो लाई करती है, कहाँ से कहाँ लाई करती है, अबाउट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करती है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयोनिक आयन इज लाइज इन बिटवीन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी क्या होती है, ये बहुत हाई होती है, यानी कहाँ है, 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी क्या है, बहुत हाई बाइंडिंग एनर्जी होती है किसकी, इस आयोनिक बॉन्ड की। अगर आयनिक बॉन्ड की जो बाइंडिंग एनर्जी है बहुत हाई होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयनिक बॉन्ड से बने हुए क्रिस्टल यानी आयनिक क्रिस्टल होंगे वो जनरली कैसे होंगे, नेचर में हार्ड होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, आयनिक क्रिस्टल आर हार्ड इन नेचर। क्या लिख सकते हैं इसको में, आयनिक क्रिस्टल आर हार्ड, हार्ड माने सख्त, हार्ड इन नेचर, नेचर में कैसे होंगे, सख्त पाए जाते हैं। ठीक है, यानी हार्ड होते हैं। अगर ये हार्ड होते हैं इसका मतलब क्या होगा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो दे हैव आयनिक क्रिस्टल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग BOILLING, इस पर देखना, बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, किनका, इन आयनिक क्रिस्टल का। जो ये आयनिक क्रिस्टल इनकी एक और प्रॉपर्टी है, यानी आयनिक बॉन्ड से बने हुए जो क्रिस्टल वो आयनिक क्रिस्टल, उनकी एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट। जैसे आपने NaCl यानी क्या देखा है, नमक देखा है, NaCl क्या होता है, नमक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो NaCl का होता है ट्रांसपेरेंट होता है, दे आर ट्रांसपेरेंट, दे आर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी लिख लो, रटने वाली बात है कि दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे H2O क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है ना, तो ये सॉल्युबल होता है किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, रटना ही पड़ेगा हमको। क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ, दे आर ऑल्सो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक हो गया, ओके, ठीक है।
ओके, ये क्या होते हैं? सॉल्वेंट, दे आर सॉल्यूबल, लिख दो यहाँ पर, दे आर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्ट, जैसे नमक पानी में घुल जाता है, सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। ओके, एक प्रॉपर्टी और होती है इनकी कंडक्टिविटी का, दे आर नॉट गुड कंडक्टर, दे आर नॉट गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, बट कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, बट कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी को क्या कर सकता है? इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो चार्ज की मूविलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने से, उससे क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी अच्छे कंडक्टर बने, थोड़ा जो कंडक्टिविटी है किसकी? हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, वो क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी, किनमें? इन आयनिक क्रिस्टल में, ठीक है। तो ये क्या होगा? इनकी बेसिक प्रॉपर्टी होगी। कुछ कितने बराबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, ठीक है। ओके, कुछ और अंदर कुछ छूटा तो नहीं, देख लेता हूँ मैं। ओके, ठीक है, ओके, सब हो ही गया है। फिर ये हमारा क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड हो गया। अब नेक्स्ट वाले में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा कोवलेंट बॉन्ड रहेगा। आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया आपको? आई होप आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मेरा आयनिक बॉन्ड हो गया। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, किसके साथ? कोवलेंट बॉन्ड के साथ। इसका बहुत अच्छे तरह नोट्स बना लीजिए। अगर आपसे नोट्स नहीं बन रहे हैं तो बुक मैंने पहले प्रेफर कर रखी है आपको, कौन सी? पुरी एंड बब्बर। अगर उससे भी ना हो, क्योंकि वो तो बेस्ट, उससे तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये मेरा लेक्चर भी वहीं से है, तो उससे भी ना हो तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको सीखिए और दोबारा इसको किताब से पढ़िए, इस आयनिक बॉन्ड को। और सबसे एक और चीज़ कर सकते हो, आप चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू, धन्यवाद।